ये चुनाव जो है मुख्य रूप से 2025 के चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्लान बनाया था या नीतीश कुमार के को आगे करके भारतीय जनता पार्टी और बाकी के एनडीए के घटक दलों ने जो प्रोग्राम बनाया था, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने तेजस्वी यादव को आगे करके जो प्रोग्राम बनाया था, ये दोनों ही परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोनों के अपने अपने प्लानिंग तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो साथ में अलग अलग दल हैं वो अपने स्तर से भी प्लानिंग बना रहे हैं। आने वाले 2025 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। इस उलट पुलट में सबसे पहले नीतीश कुमार से अगर शुरुआत करते हैं तो नीतीश कुमार जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति में आप अक्सर देखते होइएगा कि आपकी रिश्तेदारी अगर किसी से होती है तो उसके दोस्त और दुश्मन दोनों आपके हो जाते हैं। कि आरसीपी सिंह हो सकता है कि अपनी पार्टी का विलय करें, ये भी संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार नहीं सोचते हों कि अगर भाजपा से डायरेक्ट उनको अपने तरफ लाएंगे तो भाजपा के साथ मेरे रिश्ते गड़बड़ाएंगे। उन दिलजलों का क्या कीजिएगा जो लगातार मुश्किल पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में एक बार फिर चर्चा तेज हो चुकी है, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा का कार्यक्रम बिहार में है। बिहार में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। अचानक से बिहार में फोकस क्यों बढ़ गया है शीर्ष नेताओं का? जहां चुनाव झारखंड में हो रहा है, जहां चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, तो बिहार ये सब क्या करने आ रहे हैं? अचानक से बिहार की राजनीति इतनी गर्म क्यों हो गई है? बिहार की राजनीति में इतनी जो उठापटक हो रही है, अचानक से आपने देखा परसों यानी 31 तारीख को आरसीपी सिंह ने एक नई पार्टी जो आशा है यानी आप सबकी आवाज, उसे लॉन्च कर दिया। तो ये आशा जो पार्टी है वो नीतीश कुमार की चिंता बढ़ाने के लिए आ चुकी है। आपको बताएं कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज पार्टी के नाम से अपना जो वर्चस्व जमा रहे हैं बिहार की राजनीति में, वो 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देखा जा रहा है। प्रत्याशियों को लेकर के उनके पार्टी में भले ही थोड़ी बहुत उठापटक हुई, मतलब अप एंड डाउन हुआ, लेकिन प्रशांत किशोर डटे हुए हैं। अब इन सब के बीच में इस बार नीतीश कुमार ने भी कमर कस लिया है कि हम अपनी पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनने नहीं देंगे। इसमें आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को वो मना चुके हैं, जीतन राम मांझी को भी लगभग अपने तरफ उन्होंने खींच लिया है, और उपेंद्र कुशवाहा तो खैर उनके बारे में तो सबको पता है कि छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता उनका रहा है। तो क्या इस बार कुछ नई रणनीति के तहत नीतीश कुमार आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के जो पुराने साथी हैं वो उनकी चिंताएं बढ़ाएंगे? चलिए चर्चा गर्म में आज इस विषय पर चर्चा होगी। बाबा, जब से आरसीपी सिंह की पार्टी बनी है, आप सबकी आवाज, तब से बिहार में राजनीति काफी चल रहा है कि आरसीपी सिंह क्या करेंगे, नीतीश को डैमेज कर देंगे, नीतीश की पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है उसमें अपनी पार्टी का विलय कर लेंगे। क्या दूसरे उपेंद्र कुशवाहा बनना चाहते हैं आरसीपी सिंह? देखिए, आरसीपी सिंह ने देर से ही सही लेकिन कोई फैसला जरूर लिया है। इससे पहले आरसीपी सिंह कोई फैसला नहीं लिया करते थे, लेकिन जो फैसला उन्होंने लिया है उस फैसले को लेकर के भले ही असर बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन चर्चा जरूर हो गई है शुरू, और इस चर्चा में आरसीपी सिंह सामने आ गए हैं। आरसीपी सिंह के चर्चा में सामने आने से और भी कई बातें, कड़ियाँ उसमें जोड़ी जाने लगी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में राजनीति लोगों का ओढ़ना बिछौना है। हर व्यक्ति से आप मिलिए, आप जाते हैं पब्लिक रिएक्शन करने, लोगों से पूछने के लिए, तो आपको पता चलता होगा कि लोग कितना ज़्यादा बिहार की राजनीति को समझते हैं, और अपने बारे में वो जितना नहीं जानते हैं उससे ज़्यादा वो बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के बारे में जानते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी एक्ट होता है तो उस पर लोगों का रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब नीतीश कुमार को लेकर के 3-4 बातें बहुत मुख्य रूप से चर्चा में आ गई हैं। पहली है कि 4 सीटों का जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का लोकल जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित तो हैं, लेकिन केंद्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा उसमें आप देखिएगा तो दौड़ धूप नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ सांसद या मंत्री
चुनाव प्रचार में जरूर पहुंच रहे हैं, वहां जाके कैंप कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। ये चुनाव जो है मुख्य रूप से 2025 के चुनाव से पहले एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। रणनीतियां किस तरह से काम करेंगी इसको लेकर के देखा जा रहा है, और उन रणनीतियों में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्लान बनाया था, या नीतीश कुमार के को आगे करके भारतीय जनता पार्टी और बाकी के एनडीए के घटक दलों ने जो प्रोग्राम बनाया था, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोगों ने तेजस्वी यादव को आगे करके जो प्रोग्राम बनाया था, ये दोनों ही परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोनों के अपने अपने प्लानिंग तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो साथ में अलग अलग दल हैं वो अपने स्तर से भी प्लानिंग बना रहे हैं। जैसे प्लान ए प्लान बी होता है कि अगर ये फेल कर गया तो ये काम करेगा बिल्कुल। ये सभी परिस्थितियां और सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले 2025 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। इस उलट पुलट में सबसे पहले नीतीश कुमार से अगर शुरुआत करते हैं तो नीतीश कुमार जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति में आप अक्सर देखते होइएगा कि आपकी रिश्तेदारी अगर किसी से होती है तो उसके दोस्त और दुश्मन दोनों आपके हो जाते हैं। ये स्वतः स्फूर्त वाली बात है। बिल्कुल। नीतीश कुमार के अगर अच्छाइयों को का लाभ मिलेगा एनडीए गठबंधन को, तो उनकी बुराइयों का घाटा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो साथ रहेंगे, अपनी आइडियोलॉजी लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो इन सब चीजों का असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और इसी असर पड़ने को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से इन 19 सालों में लोगों के साथ काम किया है, आइडियोलॉजी बनाई है, बिहार के लोगों के साथ जो काम किया है, वो जो विकास के काम किए हैं और जो विकास के काम नहीं किए हैं, आप देखे होंगे कि पंचनामा में अक्सर नमन जी ये इस बात को रिपीट करते हैं कि ये 4 या 5 गिनवाते हैं कि कारण हैं जो नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए को भी भारी पड़ रहे हैं। वैसे ही नीतीश कुमार के दुश्मन जो हैं वो एनडीए के लिए भारी पड़ेंगे। इसमें कई लोग जो एनडीए में हैं उनके लिए तो घाटे का सौदा है ही। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इनके लिए भी एक समस्या लेकर के आएगा। समस्या क्या है? तो एक तरफ आप सीधे देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर के और नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए आपने जो जैसे बताया कि आरसीपी सिंह ने अपनी एक पार्टी बनाई, उनको भारतीय जनता पार्टी से थोड़े बदला लेना है, उनको तो लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं है। अभी तो चुनाव, लोकसभा का चुनाव अगर लड़ना होता तो उससे पहले पार्टी बनाते हैं। लेकिन उनको तो हरियाणा बिहार में है। हो सकता है कि इसके पीछे किसी की हो, कोई पीछे खड़ा उनके जो ऐसा करवा भी रहा हो, ये भी हो सकता है, प्रेजेंटेड बाय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है और जिस तरह से एक्शन में वो आए हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब जबकि जहां खड़े हैं वहां पर उनको सामना करना पड़ेगा आरसीपी सिंह से। आपने एक सवाल ये भी पूछा कि आरसीपी सिंह हो सकता है कि अपनी पार्टी का विलय करें, ये भी संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार नहीं सोचते हो कि अगर भाजपा से डायरेक्ट उनको अपने तरफ लाएंगे तो भाजपा के साथ मेरे रिश्ते गड़बड़ाएंगे, लेकिन जब पार्टी बना लेंगे तो ऑलरेडी रिश्ता गड़बड़ा जाएगा उनका, तब उनको लेकर के आए, ये एक रास्ता बनाया गया होगा, ये भी हो सकता है। इससे पहले आपने एक और बात कही कि कई लोग हैं जो इस रास्ते में खड़े हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की बात कर लीजिए, ये वही चिराग पासवान है जिनको 2020 में आगे करके, और नीतीश कुमार बदला लेने में मास्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजों को भुलाते नहीं हैं। तो 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को आगे करके और नीतीश कुमार से बदला लिया, नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया कि चिराग पासवान जितना मांग रहे उतना सीट नहीं दिया जाएगा। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार का फैसला हो, लेकिन अब उस फैसले पर जब हाथ उठा करके खड़ा हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से यह फैसला भारतीय जनता पार्टी का भी हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि किसी फैसले में यदि आप शामिल होते हैं, मैं चुप्पी का मतलब हाँ होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे एपिसोड में चुप रही, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को कम, नीतीश को ज्यादा, अगर प्रत्यक्ष देखा जाए तो नीतीश कुमार को ज्यादा झेलना पड़ा। इन सभी बातों के साथ साथ एक बात और भी आप जोड़ सकते हैं कि अगर चिराग पासवान उस चुनाव में होते, चूंकि हाइपोथेटिकल है लेकिन सवाल है तो सवाल का जवाब तो आएगा ही ना। अगर चिराग पासवान को उनके हिसाब से 30-35 सीटें दे दी जाती और जिस तरह से रिजल्ट आया था,
जिसमें आप देखिए कि जीतन राम मांझी 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 जीत करके आए। 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे मुकेश सहनी, 4 जीत करके आए। और ये सब सीट अगर मिल गया होता चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान भी ये सीटें जीत करके आते। बिल्कुल। इस बुरी विकट परिस्थिति में भी एक सीट जीत करके वो आए थे। तो उनको अगर 35 सीटें मिलती तो जो सब लोग जीत करके आए वो भी जीत करके आते, और हो सकता था कि नीतीश कुमार को एक आध 2 सीटें और बढ़ जाती। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक आध सीट और बढ़ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जबकि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में उतर चुके हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जो एनडीए की मीटिंग एक लंबे समय से 10 सालों से तो एनडीए की मीटिंग नहीं हुई थी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो 10 सालों में जब एनडीए की मीटिंग नहीं हुई तो अब मीटिंग बुलाने का क्या मकसद था? नीतीश कुमार अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए बुलाए थे, और उसके माध्यम से उन्होंने जो दिल्ली को मैसेज दिया है वो मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। उस मैसेज के तहत ही जेपी नड्डा का बिहार आगमन, और जेपी नड्डा का इस समय बिहार आना खास करके एक सबसे बड़े आस्था के पर्व में बहुत सारी कहानियों को जन्म देता है। एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा लेके चलते हैं, और दूसरी तरफ हिंदू आस्था के सबसे बड़े पर्व में आप आ करके वहां प्रेजेंटेशन अपना दिखाते हैं। इसके कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। तो ये सभी चीजें तो अपनी जगह पर पैरेलली चल रही हैं, लेकिन उन दिलजलों का क्या कीजिएगा जो लगातार मुश्किल पैदा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब वो चाहते थे कि एनडीए गठबंधन के साथ जाए, लेकिन अचानक से कुछ हुआ ऐसा कि वो बागी होते चले गए। बिल्कुल। कई नाम है, मुझे लगता है कि आप बताइएगा अच्छे से कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जो दिलजलों की फौज है और जिसे समेटने में आरसीपी सिंह लगे हुए हैं। सबसे पहले तो आपने आरसीपी की बात कही। आरसीपी का तो मैंने बताया कि आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी बना ली है। क्या फैसला लेते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ही दिलजलों की फौज में से एक है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा भी हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा को आपको पता है कि कितनी बार बाहर गए अंदर आए, बाहर गए अंदर आए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिल से नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा रहें, क्योंकि जब जब नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तब तब, अब 2019 का ही देख लीजिए कि इतना आराम से वो 2004 से लेकर के 2014 से लेकर के 2019 तक रहे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार 2017 में आए और उसके बाद से वो असहाय महसूस करने लगे। कई आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने आप को अलग किया था कि मेरी बात नहीं, नीतीश कुमार की बात चल रही थी। मैं चाहता था कि बिहार में ये योजनाएं केंद्र की लागू हों, नीतीश कुमार नहीं उसमें लागू इंटरेस्टेड थे। तो इन सब चीज़ों को रहते हुए हम एनडीए में अगर नहीं कर पाते हैं बिहार का विकास, तो हम नहीं रहना चाहेंगे, उन्होंने कह करके नीतीश कुमार पर आरोप लगाया था। 2019 का चुनाव, 2020 का चुनाव, दोनों उनके अगेंस्ट में लड़े। 2021 में एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरह का करते हैं एक्ट, किसी को भी अपने पास ले आते हैं, तो उसी एक्ट के तहत उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को भी अपनी पार्टी में लाया और ला करके उनकी पार्टी जो मजबूती से आगे बढ़ रही थी उसको धीरे से समाप्त कर दी। आरएलएसपी को कौन नहीं जानता था। 4 सीट अब चुनाव जीत करके 3 सीट आपको मिला था, तीनों जीत करके आए थे 2014 में। 2019 में आप शून्य पर चले गए, आपकी पार्टी वहीं से धीरे धीरे गिरने लगी। 20 में तो लगभग, और 20 में आपको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और बाकी जो बचा खुचा था वो नीतीश कुमार अपने खेमे में ला करके समाप्त कर दिए। तो ये सभी परिस्थितियां बन रही थी जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी एक ऐसा मुद्दा थे जिस मुद्दे पर वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने और या नीतीश कुमार उनको डैमेज करने की रणनीति के तहत काम कर रहे थे। अब इसके आगे आप बात कीजिए प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर भी उसी कड़ी के हिस्सा हैं जो नीतीश कुमार के लाइन में खड़े थे और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी नीतीश कुमार से ही बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बदला लेने के चक्कर में और कितने लोगों से बदला ये ले लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बात यहीं तक नहीं है। पशुपति कुमार पारस, जिनको 2021 में जब वो पार्टी छोड़े, मतलब वो अपनी पार्टी तोड़े, तब से लेकर के वो सिरमौर बने हुए थे, उनको पालकी पे बिठा करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी घूमते थे। आज उनकी स्थिति क्या है? तो एक दिल जले वो भी बड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग पूरी तरह से नीतीश कुमार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नीतीश कुमार और भाजपा की दोस्ती से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो वो लोग भी उस लाइन में खड़े हैं। वो लोग भी हर हाल में चाहते हैं कि उनको उचित सम्मान मिले। उचित सम्मान कब मिलेगा? जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी, मजबूर होगी, तब मिलेगा। ये भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं। इस लाइन में अभी बहुत लोग हैं। सतीश कुमार का नाम ले लीजिए आप,
ये भी नीतीश कुमार के लिए अपना बना बनाया संगठन, इतना मेहनत करके उन्होंने लव कुश समीकरण बनाया और उस समीकरण का नेता नीतीश कुमार को बना दिया और नीतीश कुमार उनको भी नहीं छोड़े। सतीश कुमार जब भी आप मिलते हैं तो आप देखिएगा किस तरह की बात करते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हमने मंच तैयार किया, जमीन बनाया, लव कुश समीकरण को एक किया और नीतीश ने हम ही सबको अलग कर दिया। उनके नज़र में कुशवाहा का कोई वैल्यू नहीं था, कोयरी का कोई वैल्यू नहीं था और अपने कुर्मी समाज के लोगों को आप देख लीजिए कि कई पदों पर नियुक्त करते जा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द भी उसी समाज के लोग रहते हैं। आरसीपी सिंह भी उसी समाज से आते हैं। तो ये सभी चीज़ें चल रही है। इसके बाद एक और शख्स हैं अरुण कुमार। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि टिकट नहीं मिलने के बाद वो इधर से उधर जा रहे थे। RLSP से जीत करके MP बने थे। इसके बाद RLSP से उनका नहीं पटा, नहीं बना। उसके बाद आपने देखा होगा कि वो चिराग पासवान के साथ आए, टिकट नहीं मिला, बागी होकर के चुनाव लड़े। अब फिर चर्चा चल रही थी कि वो 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ फिर से आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर के वो क्या क्या नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के जितना वो शब्दों का बाण भेज देते हैं उतना शायद कोई नहीं भेजता है। एक से एक बातें कहते हैं। साथ के लोग हैं, लंबे समय तक रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकते हैं। इन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, क्या किया, कितने लोगों को जोड़े, कितने लोग साथ आए और अंततः आज दिलजलों की फौज में ये भी शामिल है। मौका मिलेगा तो ये भी अपने स्तर से करेंगे। इसके बाद लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है जो आपने देखा होगा कि आप गए होंगे RCP सिंह की लॉन्चिंग में, आप पार्टी लॉन्चिंग वाले में गए थे आप प्रेस वार्ता में। उस प्रेस वार्ता में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नजर आए होंगे आपको। कई लोग नजर आए होंगे, कई लोग हिडन कैमरे के पीछे होंगे जो तैयारियां कर रहे होंगे। तो इन सभी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि जिस तरह से नीतीश के फेर में पड़ करके भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी सहित चिराग पासवान का अचानक से डब्बा गोल होने की स्थिति आ गई है। अचानक से उनका लग रहा है कि पैकअप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई फैसला भारतीय जनता पार्टी को लेना होगा NDA के तहत। और ये फैसला खास करके ये तीन जो चेहरे नजर आ रहे हैं, तीन दल जो नजर आ रहे हैं, जिसमें RCP सिंह ने बनाया अपना दल, प्रशांत किशोर ने अपना दल बनाया और पशुपति कुमार पार्टी की ऑलरेडी एक पार्टी है, RCP के साथ मर्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि ये तीनों मिल करके एक ऐसा नेक्सस तैयार कर दें जो भारी पड़े। अब इसमें आप भूल नहीं सकते हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को भी डैमेज करने के लिए, हार्म करने के लिए, यानी तेजस्वी और नीतीश दोनों टारगेट पर हैं। और इस टारगेट में कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ जो घून पिसाता है ना, भाजपा, चिराग और मांझी भी पिसा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब निपटा दिया जाएगा, बिल्कुल निपटा दिया जाएगा। चलिए देखिए, तो उनको निपटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से एक चौथे मोर्चे की तैयारी हो गई है। RCP सिंह के साथ पशुपति पारस और डॉक्टर अरुण पूर्व सांसद हैं और चिराग पासवान के पार्टी के सबसे मजबूत नेता में से एक थे कभी वो। प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, पशुपति पारस भी हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि NDA इस लड़ाई को कैसे निपटाती है। चर्चा में इतना ही, लेकिन सुबह से लगातार भारत लाइव पर आपको खबरें मिलेंगी। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, E-Homes पैनोरामा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, E-Homes है। ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। E-Homes पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।